जब एक आर्मी पर्सन की ट्रेनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे उसके माइंडसेट के लिए भी अलग से ट्रेनिंग होती है। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बन जाता है? मैं एज अ स्पाई ज्वाइन हुआ और एक एज अ ऑफिसर ज्वाइन हुआ आर्मी। दोनों की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग दोनों ही बहुत हार्ड होती है। हमारे लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसमें जो ऑफिसर टू सोल्जर जो रेशियो है वो सबसे हाई है। एक की गलती से 50 मारे जा सकते, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही इनकलकेट करना पड़ेगा। मैं एलसी पे पोस्ट हुआ, पहली बार जाके मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल देखी, तो मैं रेकी कर रहा था देखने के लिए ओके। कि क्या है। आपको ये नहीं पता लग रहा है कि यानी कि इतनी पास है पोस्ट, आपकी कौन सी है उनकी कौन सी। मैं आरटी ऑफिसर हूँ तो मैं गन एरिया में था, इन्फेंट्री यूनिट ऊपर पोस्टेड थी एलसी पे, तो वहाँ पे कुछ लोग हमने डिप्लॉय किए थे हमारे एज अ रीइंफोर्समेंट। मेरे बंदे का फोन आता है कि ये जो एक लड़का है यानी कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा, तो मैं उससे ऊपर मिलने गया, तो मैंने उससे पूछा क्या है, तो छुट्टी जाने के लिए उसने बोला, तो मैंने भेज दिया उसको। मई में मैं छुट्टी चला गया, तो जब मैं छुट्टी पे था मेरे को यूनिट से फ़ोन करके बताया कि दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड। कितना हार्ड होता है जब हम अपने किसी साथी को खो देते हैं, उसके बाद भी उसी माइंडसेट से अपने देश के लिए दिन रात सेवा करना। एक सोल्जर के लिए वो किस तरीके से अपने माइंड को उस स्केल पे ही लाइक मेंटेन करता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, जिनका नाम है वरुण कुमार। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो सर, कैसी चल रही है लाइफ आपकी? विद गॉड्स ग्रेस सब बहुत अच्छा है। ओके। और जम्मू आओ, अपने लोगों से मिलो तो और अच्छा फील होता है। ओके। तो एज यू नो आई एम ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू जम्मू राइट नाउ। हम्म। तो लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है, और मैं सबको बोलता हूँ दिस इज़ द गोल्डन पीरियड हम्म। ऑफ इंडिया। और आप जैसे यंगस्टर्स के लिए तो देर इज़ अ लॉट टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, prospects, business. हम्म। So I would say amazing period हम्म। to be part of India. ओके। ये बात तो सच है कि आपने बोला कि बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है आपका जम्मू में आने का, और आपसे हमें टाइम लिया, बड़ी मुश्किल से आप आए हो। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। My और pleasure. मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो शॉर्ट में, सो दैट लोगों को पता चले कि आप करते क्या हो। यस सर। तो मैं जम्मू में ही पला बड़ा हूँ। हम्म। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स कॉलेज में से की थी। ओके। बीबीए किया था मैंने हम्म। 2001 से 2004। हम्म। अब आप जम्मू में होते हो तो आर्मी लाइफ में नहीं जाना चाहो ये चांसेस कम होते हैं। तो अच्छा। मैंने कुछ मेरे मेंटर्स थे जिन्होंने बोला कि हाँ भी तुम्हें आर्मी ट्राई करनी चाहिए। 2002 तक मैं ये सोचता था यार आर्मी में कौन जाता है यार, यानी कि जो लोग परेशान होते हैं ज़िंदगी में वही फ़ौज में जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन ऑफ कोर्स वो बचपने वाली सोच थी। तो हम्म। ट्राई किया। 2004 में मैंने सीडीएस क्रैक किया। हम्म। मैंने ओटीए डिसाइड किया जाने के लिए। हम्म। तो मैंने अक्टूबर 2004 में ट्रेनिंग ज्वाइन की, 1 साल की मेरी ट्रेनिंग थी। हम्म। उसके बाद मैं एक रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की यूनिट है उसके अंदर पोस्टेड था हम्म। फ्रॉम 2005 टू 2010। ओके। मेरी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद थी, जो हम्म। भी प्रयागराज है। हम्म। फिर मैं अखनूर में पोस्टेड था, हम्म। टांडा में। हम्म। मैं 6 महीने एलसी पे पोस्टेड था, जब मैं उसी एरिया में, बट्टल नाम है जगह का, हम्म। पलावाला के आगे। उसके बाद मैंने छोड़ा आर्मी 2010 में। मैंने 6 महीने का कोर्स किया आईएम लखनऊ से। हम्म। आर्मी देती है वो आपको रीसेटलमेंट हम्म। कोर्स। उसके बाद मैंने एक एचआर सर्विसेज कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने एचआर का रोल किया हम्म। एज अ हेड फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन। ओके। वो करते हुए लगा कि अभी कॉर्पोरेट के लिए स्किल सेट्स चाहिए। हम्म। तो जी मेट लिखा। हम्म। आई एम अहमदाबाद में मुझे एडमिशन मिली, तो हम्म। वहाँ पे मैंने फुल टाइम कोर्स किया एमबीए का। हम्म। वहाँ से निकलने के बाद मैंने गोल्डमैन सैक्स, जो एक काफ़ी बड़ा बैंक है, हम्म। वर्ल्ड रिनाउंड, हम्म। उसमें ज्वाइन किया उनके बैंगलोर ऑफिस में। हम्म। मैं वहाँ पे क्लोज टू 7 ईयर्स था। हम्म। उसके बाद मुझे एक स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी मिली जो क्रिप्टो करेंसी में फोकस था। हम्म। वो एक प्राइम ब्रोकर है। हम्म। दे आर बेस्ड आउट ऑफ कैलिफोर्निया हम्म। इन यूएस। उनका एक बैंगलोर ऑफिस है, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया एज अ ट्रेड ऑपरेशंस लीड।
इन 2021 बहुत स्मॉल कंपनी थी, बहुत छोटी कंपनी थी उस टाइम पे, वी वर ओनली 35 पीपल ओके। दैट टाइम। तो अभी उसके बाद इट हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी। हम $8 बिलियन वैल्यूएशन है हमारी। अरे वाह। हम लगभग 300 प्लस पीपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इट हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ। ओके। तो बहुत कुछ सीखने को मिला भगवान की कृपा से क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो अभी मैं बैंगलोर बेस्ड हूँ। इस कंपनी में एशिया की टीम मैनेज करता हूँ ट्रेड ऑपरेशंस में। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसीज है, एज यू कैन इमेजिन। ओके, सो अब हम आगे बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, उन्हीं सभी चीजों को हम ब्रेक कर करके बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्मी। बिल्कुल। ठीक है, आपने सीडीएस क्रैक करा। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि सीडीएस कैसे क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि हर एक इंसान नहीं कर पाता है, और जिसको आर्मी में जाना होता है तो उस इंडिविजुअल का ये ड्रीम होता है कि यार मैं सीडीएस क्रैक करूं, पहला स्टेप होता है। हाँ जी। तो अब मान के चलो मैं एक न्यूबी पर्सन हूँ और मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? सीडीएस में 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। आई होप इट इज स्टिल द सेम। इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज। ओके। तो मेरे को तैयारी सीडीएस स्पेसिफिक मैंने खुद नहीं की थी, क्योंकि मैं कैट की तैयारी कर रहा था। तो कैट की तैयारी से आपकी इंग्लिश और मैथ्स आप वैसे ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं रोज के 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था जब मैं कॉलेज में था। थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू। और लोगों को जान के हैरानी होगी, उस टाइम पे हिंदू, अगर मेरे को आज का हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो मुझे कल मिलता था। अच्छा, सेम डे न्यूज़पेपर नहीं मिलता था। ये आप बात करो 2001 से 2004 की। ओके, ये ऐसा सेम डे क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि छपता दिल्ली में था, वहां से आते आते। अच्छा। तो उस टाइम का टाइम, लेकिन मेरा फोकस था, क्योंकि हम जम्मू में जब आप ग्रो करते हो तो आपकी कन्वर्सेशन की लैंग्वेज हिंदी होती है या डोगरी होती है। और आप इंग्लिश उतनी अच्छी तरह से बोलते नहीं हो, आपकी वोकैबुलरी नहीं होती है, आपने मुश्किल पैराग्राफ्स नहीं पढ़े होते हैं, बुक्स नहीं पढ़ी होती हैं। तो जब आप ये करने जाते हो, क्रैक करने जाते हो, आप इंग्लिश के कम्प्रीहेंशन में, इन सब चीज़ों में इतना अच्छा नहीं कर पाते हो। तो मैंने अपने कॉलेज में, किस लिए मेरे दिमाग में मुझे पता नहीं, पर मैं न्यूज़पेपर में रोज़ 4 घंटे स्पेंड करता था कि उसके वोकैबुलरी रख के, और मैं नोटबुक में नोट करता था। ओके, इतनी मेहनत। हाँ, उसकी मीनिंग नोट करता था। हाँ। तो मैंने वो ऐसे करके मेरी 3 साल में मैंने इंग्लिश मेरी अच्छी होगी, जो मेरा वीक पॉइंट था। ओके। एंड इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो मैथ्स मेरा ठीक था, तो उसमें इतनी परेशानी नहीं थी। तो मेरा उस वजह से क्लियर हो गया। तो जो लोग क्रैक करना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि इसको शॉर्ट टर्म नहीं सोचो। जो मैंने वोकैबुलरी उस टाइम पे बिल्ड की थी, ये मेरे को सिर्फ सीडीएस में हेल्प नहीं की, ये मेरी थ्रू आउट लाइफ में मेरे को हेल्प कर रही है। जो आप उस टाइम पे मेहनत करोगे कॉलेज के अंदर अपनी वीक पॉइंट्स को कवर करने की, वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो वो मुझे सीडीएस में हेल्प की। फिर मैंने जब जीमेट राइट किया IIM अहमदाबाद जाने के लिए, तब मुझे हेल्प की, और अभी भी हेल्प करती है। आप बहुत, क्योंकि आप रोज अब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हो। मेरी कंपनी में मैं 90% लोग जो मेरी कन्वर्सेशन होती है वो आउटसाइड इंडिया है। तो अब जब मैंने कन्वर्सेशन करनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मेजर पार्ट। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को भी शॉर्ट टर्म मत सोचो, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोचो। और सीडीएस की तैयारी स्पेसिफिक के लिए अपनी इंग्लिश पे तैयारी करो, क्योंकि हम इंडिया, जो हम जम्मू में रहते हैं, तो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं होता कि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं। तो इंग्लिश पे फोकस करो। मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। और जनरल नॉलेज के लिए या तो मैगजीन रेगुलरली पढ़ो, न्यूज़पेपर एक रेगुलरली पढ़ो। और ओटीए, जैसे मैं बाद में ओटीए में गया, ओटीए में मैथ्स की जरूरत नहीं होती। ओटीए क्या होता है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए होता है। जब मैं गया था तब 5 साल की होती थी, अभी वो 10 ईयर्स की होती है। ठीक। तो उसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स की आपको एंट्रेंस नहीं देनी होती है, आपको 2 सब्जेक्ट्स की ही देनी होती है। तो अगर आपने ओटीए के लिए जाना है तो आपको तीसरा सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो। अगर सीडीएस, अगर आपने आईएमए के लिए जाना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था, दो मैंने सीडीएस की तैयारी नहीं की उनसे, लेकिन उनसे मुझे गाइडेंस बहुत मिली फॉर माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि कैसे आप अप्रोच करते हो। जब आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो वो एक रिगरस प्रोसेस होता है। अब मान लो 5 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं सीडीएस के लिए, उसमें से कुछ हजार लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब उस 1000 लोगों में से कुछ 100 लोग जाएंगे।
तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो पहले दिन आपका इंटरव्यू होता है, उसके अंदर वो स्क्रीन आउट करते हैं। मेरे बैच में 60 लोग थे जो मैं स्क्रीन आउट, उसमें से सिर्फ 8 लोग ही सिलेक्ट हुए। तो पहले दिन ही, अब जो इतने सारे एंटर, आपने पहले एंट्रेंस की तैयारी की, फिल्टर लग गया। उसके बाद आप उधर पहुंचे, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद उसमें 60 लोग थे, 60 लोग में से सिर्फ 8 लोग ही सिलेक्ट हुए सेकंड डे के लिए। ओके। अब जो सेकंड डे के लिए सिलेक्ट हो गया, अब उनको 3 दिन और रखा जाता है, उनको अलग अलग इंटरव्यू प्रोसेस में और चीज़ें होती हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एक इंटरव्यू होता है, जीटीओ टास्क बोलते हैं, ऐसे ऑब्स्टेकल होते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तब उस 8 लोगों में से 4 लोग छठे 5 दिन के प्रोसेस के बाद। तो वो 4 लोगों का फिर मेडिकल टेस्ट होता है। आप देखते हो आप फिजिकली फिट हो, कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिससे आपको आर्मी का जब आप रोल प्ले करोगे एज ए सोल्जर उसमें कुछ दिक्कत आए, चाहे वो आई साइट हो जाए आपकी, फ्लैट फीट होता है, नॉक नीज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आपको चेक करते हैं। वो जब आप मेडिकल क्लियरेंस हो जाती है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, फिर देन यू वेट फॉर योर लेटर टू ज्वाइन अ अकेडमी। ओके। तो ये प्रोसेस है। तो इंटरव्यू के लिए, तैयारी के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करवाते हैं, एक्स आर्मी लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस देते हैं कि आप जब सीडीएस, जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाओ तो आप क्या फेस करोगे। तो एक वो भी तरीका है। तो आप मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा मेरा, अगर किसी ने कोई इंटरेस्टेड है और जानना चाहता है कि मेरे को और चाहिए, मेरे ईमेल आईडी पे रीच आउट करें, मैं उनको पूरी मदद करूंगा कि मैं आगे प्रोसेस उनको और हेल्प कर सकूँ। ओके। सो जब हम सीडीएस क्लियर करते हैं फिर हम कौन सी पोस्ट से हमारी शुरुआत होती है आर्मी में? तो हम सीडीएस करते हैं, पहले वो तो आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका एसएसबी हो गया, जो मैंने प्रोसेस ओवरऑल हमने क्रैक कर दिया, इंटरव्यू फाइनल हो गया। अब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, एकेडमी में आपको जेंटलमैन कैडेट बोलते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप ओटीए जाते हो तो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, आईएमए जाते हो तो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। इन दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट कर लो। हाँ, तो पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि आप ज्वाइन किस पे करते हो। तो आपकी एक जगह 11.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, एक जगह 18 महीने की होती है। दोनों जगह से जब आप अपनी यूनिट ज्वाइन करोगे, जैसे मेरी आर्टिलरी की जो यूनिट थी, तो एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो, एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो। अब आईएमए और ओटीए में फर्क क्या है? ओटीए एक टाइम जब हमें लगा कि हमें हमारे पास ऑफिसर्स उतने नहीं हैं जितने हमें चाहिए, तो एक शॉर्ट टर्म सर्विसेज के लिए ओटीए बनाया गया, ताकि हम और ऑफिसर्स ग्रेड पे लोग ला पाए और थोड़ी रोबस्ट बना सके अपनी स्ट्रेंथ। तो ओटीए में मेरी ट्रेनिंग चेन्नई में हुई थी, तो वहाँ पे एकेडमी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आईएमए जो है वो देहरादून में है। आईएमए में अगर आप सीडीएस ये सब करके आप आईएमए जाते हो तो आपकी 20 इयर्स मिनिमम सर्विस होती है। उसको कलर्ड सर्विस बोलते हैं, उसके बाद आप पेंशन मिलती है। जब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हो तो आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हो, आप वहां से जाओगे तो 10 इयर्स की सर्विस होती है। बट एट दैट टाइम यू आर गिवन एन ऑप्शन कि आप छोड़ना चाहते हो या आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो कंटिन्यू करते हो तो आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। तो आप भी आ जाके मिलते उधर ही हो, आप उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हो। बट द रीजन वाई इंडियन गवर्नमेंट हैड टू चूज दिस इज टू फिल द गैप। कि अब जैसे हमने करंटली अपने अग्निवीर सुना होगा कि बात की थी कि 3 साल की सर्विस है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वो ऑफिसर स्ट्रीम में बहुत पहले से था, टू कवर द गैप, टू हेल्प मैनेज अ यूनिट, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो वो शॉर्टेज उस टाइम पे और ज़्यादा फील होती होगी, इस वजह से ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी खुली और उससे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पास आउट होने शुरू हुए, जो नॉर्मल आईएमए में भी उसी यूनिट में ज्वाइन करेंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन से भी उसी में ज्वाइन करेंगे, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन है कि आपकी टेन्योर कितना होगा, वो फर्क है मेन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम आर्मी में चले गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, एक मैं एज अ स्पाई ज्वाइन हुआ और एक एज अ मैं ऑफिसर ज्वाइन हुआ आर्मी में, ठीक है। दोनों की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? यस। कितनी हार्ड है, किस तरह की है? देखो, हार्डशिप तो दोनों में ही रहेगी, क्योंकि अब मान लो आप किसी भी अपने, इमेजिन कर लो अपनी क्लास में, कॉलेज की क्लास में, उसमें 30 लड़के होंगे, 50 लड़के होंगे, लड़कियां होंगी। नाउ दे आर कमिंग फ्रॉम ए नॉर्मल फैमिली, सब आ रहे हो घर पे,
आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लाइक जी। ऑल इंडियंस डू। हम्म। अब उसको कन्वर्ट करना है आपको उस बंदे में या बंदी में हम्म। जो इंडिया के लिए एक तलवार की तरह काम करेगा, टू हम्म। सेव इंडिया फ्रॉम आर एनिमीज। हम्म। उनमें फर्क होना चाहिए। अब वो हम्म। गैप फिल है, आप एक जगह हो और आपको हम्म। दूसरी जगह पहुंचना है, हम्म। तो वो ट्रेनिंग बांधेगी। ओके। चाहे वो सोल्जर जवान नीचे से आए या हम्म। एक ऑफिसर हम्म। लेवल पे सिलेक्ट हो, हम्म। तो ट्रेनिंग दोनों ही बहुत हार्ड होती है, बट रोल डिफरेंट प्ले कर रहे हैं वो लोग। अब ओके। जो जवान आएगा वो नीचे से रोल शुरू करेगा, ग्राउंड वाला ज्यादा हैंडल ग्राउंड। करेगा। अब ऑफिसर जो है उसको वो सब कुछ जो जवान को आता है वो तो आना ही चाहिए, बट ही हैज टू लीड दैट पर्सन। हम्म। मैं एक छोटा सा फैक्ट बोलता हूँ। हम्म। इंडियन आर्मी का जब जो किल जो हमारे लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो हम्म। उसमें जो ऑफिसर टू सोल्जर जो रेशियो है वो सबसे हाई है। इसका मतलब ऑफिसर्स लीड फॉर द फ्रंट। जो अगर आप आगे होगे, फ्रंट में होगे, तभी आपको हिट होने के चांसेस ज़्यादा है ना। अगर आप पीछे होगे तो हिट होने के चांसेस कम है। तो हम इट मीन्स कि हमारी एकेडमीज जो ट्रेन कर रही हैं वो ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस कर रही हैं जिनको पता है कि मुझे फ्रॉम द फ्रंट लीड करना है, फ्रंट एंड पे जाना है। फ्रंट से लीड करना है, कि मेरे को मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बंदे हैं मेरे नीचे, उनको उस तरह से मोटिवेट करना है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट हूँ उनके लिए। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज आपको सिर्फ एकेडमी में नहीं सिखाते हैं, इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर यूनिट लाइफ। तो हम वो बात करेंगे। तो ट्रेनिंग में आपको वेपन की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको नॉर्मल बहुत सारी और चीज़ें, मिलिट्री हिस्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें होगी। ये तो हो गया करिकुलम बेस्ड। करिकुलम या करिकुलम बेस्ड आपको ये सब ट्रेनिंग है। लेकिन जो चीज़ें फाइनर हैं वो है आपको टीम स्पिरिट। एग्जाम्पल देता हूँ। जी। मान लो हम, मेरी कंपनी में 50 लोग थे, ठीक है, हम 50 लोग थे। अब 50 में से एक ने कुछ ऐसा किया जो डिसिप्लिन से बाहर है, अब उसे 50 के 50 लोगों को पनिशमेंट मिलेगी कि भाई एक ने किया तो सभी को मिलेगी। इस चक्कर में कोई भी नहीं करेगा आगे से, है ना। नहीं, ये तो एक अलग रीजन हो गया। रीजन क्या है कि जब आप लड़ाई में जाओगे, एक की गलती से 50 मारे जा सकते हो, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही इनकलकेट करना पड़ेगा। ओके। अब मान लो एक आप एम्बुश में बैठे हो, एम्बुश में आप 10-12 लोग बैठे हो, या कितना बड़ा एम्बुश है उस पर डिपेंड करता है। उसमें एक बंदा गलती करेगा, आप सबके सब मारे जा सकते हो। तो आपको ये फीलिंग करनी है कि इट इज नॉट ओनली मी, आई एम फॉर एवरीवन और एवरीवन इज फॉर मी। तो वो अगर आप स्टार्टिंग से जहां पे आप नींव रख रहे हो वहां से ये चीज नहीं डालोगे दिमाग में, तो आगे वो नहीं बिल्ड कर पाओ। तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो हमारी एकेडमी, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं इस ट्रिप में एक दोस्त से मिला दिल्ली में। उससे मैं जब से एकेडमी से निकला था 2005 में, 20 साल में नहीं मिला हूँ। लेकिन मैं मिला कैसे? जब मैं उससे मिला तो हम ऐसे मिले हैं जैसे हम कल मिले थे लास्ट। ओके। तो आप ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। अच्छा। तो क्योंकि आप ये सोचो कि आप छोटी छोटी टीम में जा रहे हो, बड़ी टीम में जा रहे हो, लड़ाई मजाक नहीं। आप इमेजिन कर सकते, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्रूटल, हार्ट रेंचिंग, पीपल लूज देयर लाइफ नियर वंस। तो आपको उसके लिए लोग खड़े करने हैं। तो अगर वैसे लोग खड़े करने हैं तो आपको लीडर्स बनाने हैं। तो जो उन लोगों, यानी कि यूनिट को वॉर में लेके जाएंगे, तो वो आपको वो इनकलकेट करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि आप लीडर परफेक्ट बन जाते हो, बट वो सब आपके अंदर छोटी छोटी क्वालिटीज इनकलकेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेन डिफरेंस आपकी जो करिकुलम आपने जो सीखना है, वेपन ट्रेनिंग, ये वो सेम होगा, बट ऑफिसर्स को ये एडिशनल चीज की जाती है कि आपने लीड करना है मैन इनटू बैटल। तो वो चीजें भी डाली जाती हैं, चाहे वो मिलिट्री हिस्ट्रीज की होगी या एडवांस टैक्टिक्स हो गई और चीजें होगी। तो इसके थ्रू आपको वो सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो बहुत बारीकियां हैं और बहुत फर्क है दोनों ट्रेनिंग में। और भी बहुत कुछ कराया जाता है, बट मोटे मोटे तौर पे ये मैं हाई लेवल डिफरेंस बोल सकता हूँ। ओके।
काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम इसमें और डीप में बात करेंगे। बिल्कुल। ओके, सो जब एक आर्मी पर्सन की ट्रेनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे उसके माइंडसेट के लिए भी अलग से ट्रेनिंग होती है, या इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बन जाता है? हुँ। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हुँ, हूँ, आई थिंक वो सबसे आसान तरीका है। यस, यस। मैंने अकेडमी जॉइन की थी रफ़ली 9th अक्टूबर 2004 को। तो मैं घर से निकला, मेरा एक दोस्त था जम्मू का और वो भी जॉइन कर रहा था, हम दोनों इकट्ठे हुँ, जॉइन करने पहुँचे। अभी हम अकेडमी पहुँचे 12 बजे, तो हमारा जाते साथ ही उन्होंने कपड़े वगैरह आर्मी के कर दिए, बाल जैसे होते हैं वैसे हो गए नॉर्मल हुँ, सिविलियन के बाल से। तो अभी हम अपनी-अपनी जो हमारी कंपनीज़ हैं जिसमें हमें एलोकेट हुई हैं, हम उसमें चले गए। अब मैं गया हूँ तो उधर मेरे को अब इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि तुम उस तहज़ीब में रहो। बिहेव करो। हाँ। तो अभी तो वो आती नहीं है, हुँ, लेकिन आपको डाल दिया जाता है उसके अंदर। हुँ, तो कुछ लोग थे जो हम उनको कीन कुमार बोलते हैं, जो एक दिन पहले जॉइन कर लिए थे। हुँ, तो हम उधर खड़े हुए, तो मेरा एक कोर्समेट है, तो वो उसको फॉल इन बोल दिया। फॉल इन मतलब अब हाँ। आके यहाँ पे खड़े होना सब। हुँ, हुँ, तो वो नहा रहा है, हुँ, तो उसको आवाज़ दे दी 2, तो आया नहीं। तो हुँ, वो जैसे ही बाहर आया, उसने सिर्फ़ तौलिया लपेटा हुआ था। हुँ, उसको बोला, भाई तू साइड रोल करना शुरू कर दे। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि कल्चर कैसे बिल्ड होता है, वो आपके सामने प्ले आउट हो रहा है हुँ, और आपको उस कल्चर में ढलना है। तो हुँ, कैरेट और स्टिक दोनों चलती हैं फिर, अच्छा। कि आप सीखो दूसरे को देके ताकि आपको वो पनिशमेंट नहीं मिले, बट लार्जर गोल इज कि तुम उस कल्चर में ढल जाओ, हुँ, और उस कल्चर में तुम ढल जाते हो तो फिर चीज़ें अपने आप चलती चली जाती हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रिल होती है आर्मी अच्छा, में। 1 मिनट में आपको फिर रोकना चाहूँगा, मुझे एक हाँ, चीज़ आ गई हाँ, याद कि एज़ अ इंडिविजुअल आपने जस्ट अभी कॉलेज पास आउट करा, फिर आप आर्मी में गए, हम्म, तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है उस ट्रेनिंग को करने के लिए? हम्म। देखो, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी, जब वो आपको इंटरव्यू करते हैं, जो हुँ, मैंने बताया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाते हो, ओके, तो आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में आपको जज किया जाता है। देयर आर 14 ओएलक्यूज़, हुँ, उसके अंदर आपको जज किया जाता है। तो देखा जाता है कि आप यू शुड बी अबव थ्रेशोल्ड फॉर ऑल ऑफ देम। यू हुँ, कैन बी गुड इन मैनी ऑफ देम बट हुँ, अबव थ्रेशोल्ड इन ऑल ऑफ देम। हुँ, तो कुछ तो वहाँ से आपको जज किया जाता है कि आप ब्रेक तो नहीं हो जाओगे, हुँ, बट नेचुरली इतना छोटा प्रोसेस है 4 दिन का, उसके अंदर कितना ही आप कर सकते हो। हुँ, लेकिन जब आप एकेडमी में पहुँचते हो, उस ट्रेनिंग के हुँ, बहुत छोटी परसेंटेज है। मेरे कोर्स में शायद हम 250 में से 2 या 3 लोग बोला कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं जाऊँगा। बट दैट इज़ 1% ऑफ, तो 99% 98% लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करते कर हैं। लेते हैं। मतलब 1 से 2% लोग ट्रेनिंग छोड़ के जाते हैं। मेरे कोर्स में हुआ, मेरे हुँ, पास डेटा नहीं है कि इंडियन ओके, आर्मी का या आर्म फोर्सेस का ओवरऑल क्या नंबर है, हुँ, बट मेरी जो सेंस बोलती है उतना ही नंबर होगा। इट ओके, विल बी लेस देन 5% फॉर श्योर। हुँ, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं भी नॉर्मल फैमिली से ही पहले दिन पहुंचा तो ये करवाया। हुँ, बहुत सारे लोग अलग, और मैं फिजिकली उतना, मैं स्ट्रांग नहीं था। बहुत लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, हुँ, और फिजिकली चैलेंजिंग होगी ही होगी, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ physical strength that you need, not that you need to be bodybuilder or whatever. You हुँ, require flexibility, endurance and all that. तो मैं उसको इस तरह से आंसर करूंगा कि ट्रेनिंग मुश्किल होती है, बट कोई भी कर सकता है। हुँ, और वो आपको जज करते हैं कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस। हुँ, बट जो लोग उधर पहुंच जाते हैं, वट एवर योर फिजिकल स्टेट में भी, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। हुँ, कई लोग मेरे साथ थे जिन्होंने 16 kg वेट लूज किया इन 1 मंथ। ओह! तो मैक्सिमम लोग वैसे ही होते हैं कि आपका खाना पीना नॉर्मल है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। जब आप अकेडमी में जाओगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज मल्टीपल मल्टीपल एक्स, हुँ, और खाना आपको अच्छा सादा घर का यानी कि मेस का मिलता है। हुँ, तो ये नहीं है कि आप बाहर जाके रोज भटूरे छोले खा रहे हो, हुँ, या यानी कि नॉर्मल जी, वो खा रहे हो, तो हुँ, आपको उस तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल सेट हो जाती है। एक मतलब स्पेसिफिक डाइट होती है क्या इसके लिए? आपका मेन्यू बनाया हुआ है, हुँ, आपको उसके हिसाब से, अब उसमें वेजिटेरियन कोई लेते हैं, कोई एगिटेरियन लेते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन लेते हैं। हुँ, तो हर एक कोई अपना अपना जैसे डाइट है उसके हिसाब से वो चूज करता है। हुँ, तो वो डाइट, अब आप जब उधर जाते हो, आपके पास टाइम
की पाबंदी होती है कई बार। अब बड़ा यानी कि लोगों को सुन के हैरानी होगी, बट जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो कई बार क्या होता है कि हमने, जैसे मैंने बोला, एक बंदे ने गलती की और 50 को पनिशमेंट मिली। अब वो पनिशमेंट क्या हो सकती है? आपको रगड़ा ट्रेनिंग का लग रहा है तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट में जितना खा सकते हो खा लो। जितना खा और 2 मिनट में आप बिलीव नहीं करोगे, लोग 10 ब्रेड पीस, 2 गिलास दूध, 2 कटलेट ये खा सकते हैं। तो फिर इसको चुबाते कम होंगे। चबाना नहीं है, निगलना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको यहाँ से रिलेट कैसे करके बता सकता हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो मैंने अपनी जो इनिशियल स्कूलिंग है ना, हाँ। वो आर्मी स्कूल से करी अच्छा, है और अच्छा। डे बोर्डिंग में था मैं। अच्छा। तो आर्मी के कल्चर को मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ। तो मतलब मैं बहुत छोटा ही था, क्योंकि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वो कितना ही होता बच्चा, तो मेरे को घर वालों ने डे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। तो वहाँ पे हम लोगों को भी ना एक प्रॉपर टाइम फ्रेम मिलता था। हाँ। वॉशरूम जाने के इतने मिनट, हाँ। कपड़े धोने खुद इतने इतने मिनट, मिनट, खाना खाने के इतने इतने मिनट। मिनट, सुबह उठने के 4 बजे का अलार्म, नहीं उठे तो फिर वो सर आते थे जो होते हाँ। थे, डंडे मारते थे। ओह! ठीक है, फिर उधर जाना, वो मतलब उठने के, ब्रश करने के 2 मिनट, मतलब हर चीज के स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम दे रखा हुआ था। हुँ। तो ये चीज, मतलब ये मैं कल ही ना अपनी बहन से बात कर रहा था कि आपको पता है आर्मी में ना ऐसा ऐसा होता है, और हाँ। आज सडनली एक आर्मी वाले इंसान मेरे हाँ। सामने बैठ रहे हैं और वो भी यही बता रहे हैं। तो तो काफी टफ होता है एज अ न्यूबी के लिए, हाँ, बट आप एक हो ये जाता है। बहुत अच्छी चीज है, डिसिप्लिन बन जाता है। डिसिप्लिन बन जाता है, और आप, क्योंकि सब वैसे ही कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आपको बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए, आप सब वैसा कर रहे हो। तो पहले क्या होता है कि जब आपको स्टार्टिंग में ना, पहले 1 महीना, 1.5 महीना, जब एक बंदे ने इसने गलती की ना, तो 49 उसको गाली देते हैं कि भाई तूने ये क्या किया है, हम सबको, तो अपने ऐसे चलता है ना। हाँ। 2 महीने के बाद तुम उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हो, बोलना भाई इसने कर दिया, चलो आओ, अब ये तो होना है। चल तो अब तो सभी करने वाला कीचड़ में हमने रोलिंग करनी है। तो पहले क्या, तो वो यार, यानी कि यू फील यक्स फीलिंग आती है ना जब आप स्टार्टिंग में जाओ। उसके बाद आप उसमें भाग भाग के रोलिंग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और उस पर फोटो खिंचवा रहे हो, देखो मेरे कपड़े पूरे ब्राउन हो गए हैं वाइट से। तो वो आप उस रंग में ढल जाते हो। तो वो एक आर्मी का कल्चर का पार्ट है। तो अब हर कोई इसी तरह से बनी, और वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। इतने सारे कंपटीशन हम वर्ल्ड लेवल पे जीतते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये कल्चर जो बिल्ड किया है, ऑफ कोर्स सम ऑफ इट हैज़ बीन गिवन बाय जो ब्रिटिश रेज्ड यूनिट्स थी, उसका कुछ कल्चर है, बट हमारा अपना बहुत कल्चर है इसके अंदर। तो एंड इंडियन आर्मी ऑफ कोर्स हैज़ टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मैं थोड़ा लिंक करता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कहावत है, बोलते हैं कि कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर लंच। जो कल्चर है वो सस्टेनेबल है। कल्चर इज व्हाट विल सेट यू ऑन ए लॉन्ग टर्म पाथ। स्ट्रेटजी इज फॉर ए शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल। शॉर्ट टर्म मीन्स इन कंपेरिजन टू कल्चर विच इज सेंचुरीज, स्ट्रेटजी इज फ्यू डेकेड्स, फ्यू ईयर्स, वट। तो कल्चर बहुत स्ट्रांग है हमारा। और उसके बाद यूनिट में जब आप जाते हो, तो यूनिट के कल्चर में आपको अलग ढाला जाता है। उसके लिए तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, जब मैं था, तो फर्स्ट टर्म में आपको बहुत रगड़ा मिलता है, सीनियर भी देते हैं, अकेडमी से भी मिलता है। जब आप सेकंड टर्म में होते हो, आप बोलते हो आप बॉस हो, तो आप नीचे वालों को रगड़ा देते हो। तो जब सेकंड टर्म से आप कमीशन होकर आप यूनिट जाते हो, तब दोबारा फर्स्ट टर्म में बन जाते हो। तो उधर दोबारा सीनियर जो होते हैं वो आपको रगड़ा देते हैं। बट वो रगड़ा इज नॉट इन अ बैड वे, इज टू टीच यू। तो यानी कि आप जानते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी के पास इतना ब्रेन माइंड स्पेस नहीं है कि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। आर्मी में जो सीनियर्स हैं, दे टेक टाइम टू इन्वेस्ट इन यू, टू ग्रूम यू, टू टेक यू टू दैट लेवल। उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो इन्वेस्टमेंट आपको रगड़े की तरह फील करो उस टाइम पे जब हो रही होती है। लॉन्गर टर्म आप बोलोगे, आप थैंकफुल हो उनके, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रूम किया, बेसिक्स सिखाया, एंड दे आर पुशिंग यू टू हायर लेवल्स। वो नॉर्मल हमारी लाइफ में जब सिविलियन हो या कॉर्पोरेट लाइफ हो या कुछ और काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, ये चीज़ नहीं होती है। फोर्सेस में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आपको जब आप लोगों से मिलोगे, एक आपको लहजा, तरीका, वो आपको स्टैंडर्ड दिखेगा। वो सिर्फ अपने आप से नहीं आ सकता। वो आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने अपने कल्चर में ढाला है। और इसीलिए जब लोग निकलते हैं वहां से, एक मिनिमम स्टैंडर्ड के तो निकलेंगे। कई लोग अच्छे होंगे, कई लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे,
तो दे विल बी मच सुपीरियर, वो और ज़्यादा अच्छा करेंगे, बट एक स्टैंडर्ड तो निकलेंगे ही निकलेंगे, वो कल्चर का पार्ट है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यू हैव टू डिफेंड योर नेशन फ्रॉम योर एनिमीज, यू हैव टू डिफेंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। उसके लिए, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जो कल्चर बिल्ड होना चाहिए, उस पर बहुत टाइम, एफर्ट, जनरेशन स्पेंड हुई है टू बिल्ड दैट। और उसकी वजह से हम वो आर्मी प्रोड्यूस कर पाए हैं जो एक वर्ल्ड रिनाउंड, वर्ल्ड क्लास, टॉप ऑफ द लीग फोर्स है। सो अब आर्मी में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ट्रेनिंग हो गई, देन उसके बाद आप प्रॉपर जॉब वॉब कर रहे हो। अब मुझे आप अपने लाइफ के बारे में बताओ, जब आप आर्मी में थे ऐसे कौन से इमोशंस थे या ऐसी कौन सा टाइम था जो आपके लिए बहुत ही एक खुशी वाला था और एक कोई बहुत ही सैड वाला था? ओके, तो खुशी वाला पहले बोल देते हैं। देखो, बहुत सारे पीरियड्स होते हैं थ्रू आउट योर आर्मी लाइफ करियर जो बहुत अच्छे होते हैं, विच यू रिमेंबर वेरी फॉन्डली। अकेडमी इज एज अ पीरियड वैसा होता ही होता है, ऑफ कोर्स हमने बात की कि बहुत टफ होता है, फिजिकली ग्रूलिंग होता है, बट उसमें बहुत सारे पीरियड्स होते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे सबसे जो बड़ा पीरियड होता है वो होता है जब आप एज एन ऑफिसर कमीशन होना होता है, पासिंग आउट परेड बोलते हैं जिस दिन, वो दिन होता है। मेरा वो डे था 17 सितंबर 2005। आप रैंक्स लगाते हो, आई थिंक इट्स अ फीलिंग जो बहुत मुश्किल है वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी, क्योंकि इट इज अ सच डीप, सच वाइड स्प्रेड। तो एक वो यानी कि आंख बंद करो, अब आई कैन स्टिल फील दैट फीलिंग कि हाँ भी वो कैसा था। उसके बाद जब आप यूनिट जाते हो तो आपको दोबारा बहुत चीज़ें सीखनी होती है। जैसे मैं आर्टिलरी से हूँ, तो हमारे पास 120 mm गन्स थी, रशियन गन्स थी, तो आपको वन गन फायर करनी होती है, राउंड लोड करते हैं उसके अंदर, फायर करते हो। तो अब जब पहली बार उस इक्विपमेंट को फायर करते हो देखते हो या खुद करते हो, तो एक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इट्स अ व्हाट शुड आई से कि अनपैरेलल्ड इमोशन है। आप बहुत जुड़े होते हो उस इक्विपमेंट के साथ। तो एक वो पीरियड होता है जब मैंने पहली बार किया था। हम बीनागुड़ी कह रहा हूँ, बबीना रेंजेस में थे, तो झांसी के पास पड़ती है। तो वहाँ मेरा पहला प्रैक्टिस कैंप था, तो वहाँ पे हमने गन फायर की थी। फिर दूसरा एक और पीरियड होता है जब अब आर्टिलरी का जो राउंड होता है काफ़ी ट्रेवल करता है, इट्स इन टेंस ऑफ किलोमीटर्स, ओके, है ना। तो आप एक जगह से फायर कर रहे हो लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे राउंड, क्योंकि इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, राइट। तो आप देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बोलते हैं। आप वहां से उसको ऑब्जर्व करते हो। तो जब आप ओपी पे बैठते हो तो खुशी क्या होती है कि जहाँ पे आप राउंड मांग रहे हो अपने गन को देने के लिए, उसके आसपास पड़ा है, क्योंकि इट इज ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो हवा उससे इंटरेक्ट कर रही है, ह्यूमिडिटी कर रही है, गन में अपने थोड़े बड़े एरर्स होते हैं, तो आप बोलते हो। तो इट शुड नॉट बी, इट विल नॉट फॉल एग्जैक्टली ऑन द टारगेट। अगर वो होता तो बिंगो है, बट बहुत कम चांसेस है उसके, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट आसपास आपके सामने है तो आप करेक्ट करके लाते हो। तो जब आप ओपी पे बैठते हो तो वो फायर जब आप मंगाते हो, पहली बार वहां पड़ता है, तो वो बहुत खुशी का पीरियड होता है कि आई एम डूइंग माई जॉब वेल। उसके बाद मेरे लिए एक और बहुत अच्छा खुशी का टाइम था, तो मैं एक्सप्लेन करके बोलता हूँ। तो मैं जब यूनिट में था, बोला था जैसे कि आप जब यंग ऑफिसर होते तो आपको रगड़ा मिलता है फॉर योर ट्रेनिंग, तो दे मेक यू फील कि हम यार यू आर वर्स देन गार्बेज, बिकॉज दे हैव टू पुश यू टू दैट एक्सटेंट। तो मैंने यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है, वो एक ऑफिसर की लाइफ में बहुत ज़रूरी कोर्स होता है। तो यंग ऑफिसर्स कोर्स में जाना था, तो मेरी दिमाग में ये था यार जिस हिसाब से है मेरा तो कुछ ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो मैं गया, तो पहला हमारा टेस्ट हुआ, तो फायर डिसिप्लिन बोलते हैं उसको। तो पेपर वगैरह दे दिया। मेरे में दिमाग में तो यही था कि भाई हमारे तो जो आने वही आने, खास तो कुछ होना नहीं है। तो हम क्लास में बैठे हुए हैं, तो हमारे जो डीएस हैं उन्होंने हमें पेपर दिया, बोला कि अभी अपने नंबर काउंट करो कितने कितने। तो काउंट कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा कि 90 से ऊपर किसके हैं। 100 में का पेपर था वो, 90 के ऊपर किसके हैं। तो मैं अभी लास्ट काउंट कर रहा था, तो मैंने जब लास्ट काउंट किया वो 90 से क्रॉस हो गया। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया,
तो मैंने पूरी क्लास में देखा सिर्फ 2 ही लोगों का हाथ खड़ा था। तो मैंने बोला यार इतना बुरा भी नहीं हो। तो उसके बाद फिर देन आई पुट इन, तो हम अच्छा किया। तो वो जो दिन था, इट यानी कि वो होता है ना सेल्फ बिलीफ वाला टाइम होता है कि यानी यू आर गुड, तुम कर सकते हो, या तुम जो अपने दिमाग में रखा था कि तुम उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, तुम उससे बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो एक बहुत अच्छी मेमोरी है। तो ऐसे करके जब मैं एलसी पे पोस्ट हुआ पहली बार, जाके मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल देखी। हम तो सोच, यानी कि आपकी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि आपने कोई वीडियो तो देखा नहीं हुआ, आपकी इमेजिनेशन होती है यार इट इज़ वेरी क्लियर कट कि, बट आप जब जा रहे हो उधर से तो आपने देखा यार, वो कहता है यार ये पाकिस्तान की पोस्ट है। आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ये कौन सी, यानी कि इतनी पास है पोस्ट कि आपकी कौन सी है, हम उनकी कौन सी है। कुछ कुछ अच्छा, पोस्ट मतलब इतनी क्लोज है कि डेट्स आपको ये भी नहीं पता चलता कभी-कभी कई, कि कौन सी इंडिया की है या पाकिस्तान की मैं है? पहली बार जब गया था तब तब उसके पहली बारी में। मैंने, यानी कि मैं अभी उस एरिया में पहली बार पोस्ट हुआ था, तो मैं रेकी कर रहा था देखने के लिए ओके। कि क्या है। तो मैं अपने माइंड में नहीं वो सोच पा रहा था, ऑफकोर्स हमें तो पता था, यानी कि मैं, तो हमें मुझे पता लग गया कई पोस्ट ऐसे हमारी 150 मीटर पे ही है। तो इट्स वेरी योर आई बॉल टू आई बॉल। तो और लाइन कहाँ से जा रही है, एक बीच में कुछ है उधर से हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर रही है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, खुशी वाला तो नहीं बोलूँगा मैं कि ऐसा कुछ खुशी नहीं थी उसमें, बट वो एक डिफरेंट फीलिंग थी कि हम अब हमारे हैं जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, और आपके अंदर, अब यू आर बीन इन जम्मू, तो आपने सब कुछ देखा है यहाँ पे होते हुए, यानी कि आई हैव सीन बॉम्ब ब्लास्ट 100 मीटर्स फ्रॉम माय हाउस। मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था कुछ मेरा, तो मैं, हमारा डबल स्टोरी का घर था, तो उसके ऊपर छत के ऊपर एक कमरा बना हुआ था। तो मैं वहाँ सो रहा हूँ, वहाँ पे मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे एक रघुनाथ मंदिर से भागते हुए कुछ टेररिस्ट निकले, तो वो जाके एक मंदिर में छुप गए। मुझे ये सब कुछ पता था। तो वो मेरे घर जहाँ पे मैं उस रूम में रुका हूँ, उधर से बाय एयर वो 150 मीटर भी नहीं होगा, यानी कि अगर उधर से देखो जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वो जहाँ छुपा है। अच्छा। तो रात को 2 बजे फायरिंग खत्म होगी, तो हम भी सो गया। मेरे को डर लग रहा, मैं अकेला सोया हूँ कि भाई इतना पास है, वो क्रॉस करके यहाँ तक नहीं आ जाएगा। तो सुबह 6:30-7 बजे शॉट्स की आवाज़ आ रही है। तो शॉट्स की आवाज़ आ रही है, तो मैंने देखा ऊपर पुलिस ने उनको कर लिया। तो पूरी स्टोरी अनरेवल हुई। तो आपने इतनी क्लोजली टेररिज्म अपने साथ देखा है, और आपको पता है कि वो कहाँ से है, तो आपके दिल में जो फीलिंग है उस कंट्री के लिए, वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। तो जब आप पहली बार वो देखते हो कि हाँ भी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे वो नेशन है जिन्होंने आपको इतना हार्म करने की कोशिश की है, इतने सारे आपके लोग मारे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं था मेरे अंदर, बट वो फीलिंग जो थी वो बहुत डिफरेंट फीलिंग। आई डो नॉट नो कि उसका वर्ड क्या यूज़ करूँ, बट वो एक बहुत सेपरेट डिस्टिंक्ट मेमोरी है मेरी आर्मी में। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें की हमने। कैमल में मैंने एक रैकी करनी थी, कैमल में सफारी की 200 किलोमीटर। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू कैन एवर इमेजिन, 50 किलोमीटर कैमल 10 घंटे में चलेगा, तो आप उसके ऊपर बैठे हो रेगिस्तान की गर्मी के अंदर। वो एक बहुत डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था। आई गॉट टू सी लॉट ऑफ इंटीरियर्स ऑफ राजस्थान। तो ऐसी बहुत सारी बहुत खुशी वाली मेमोरीज हैं। सैड मेमोरीज भी बहुत हैं, क्योंकि आप ऐसे सॉरी, मैं आपको पीछे से रोक रहा हूँ। सैड मेमोरीज का बताओ, कोई आपके, जो आपके यूनिट में कोई लोग हो या कुछ ऐसा हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में, कोई आपको बहुत दुख हुआ हो उस चीज़ को से सुन के, जो बहुत एक लाइक ऐसा कह सकते हैं ना कि इमोशनली बहुत लाइक टच हुआ हो, तो उसके बारे में तो मैं पहले उसी से शुरू करता हूँ। तो मैं जब एलसी पे पोस्टेड था, बटल एरिया पड़ता है अखनूर से आगे, पलांवाला से आगे, तो मैं, मेरे पास 30-35 लोग थे, कुछ लोग ऊपर डिप्लॉयड थे। तो हम गन एरिया में थे नीचे, आरटी, बिकॉज मैं आरटी ऑफिसर हूँ, तो मैं गन एरिया में था। इन्फेंट्री यूनिट ऊपर पोस्टेड थी एलसी पे। तो वहाँ पे कुछ लोग हमने डिप्लॉय किए थे हमारे एज अ री इन्फोर्समेंट। तो वहाँ पे मेरे को एक, मेरे बंदे का फ़ोन आता है कि ये जो एक लड़का है, इसकी ना ये ठीक नहीं लग रहा है, यानी कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं उससे ऊपर मिलने गया, तो मैंने उसको नीचे बुला लिया। फिर हमारे उधर मंदिर था, तो मैंने बोला कि यार इसको ना मंदिर में रखो। तो मैंने उससे पूछा क्या है, तो छुट्टी जाने के लिए उसने बोला, तो मैंने बोला भेज दिया उसको छुट्टी। तो ये होगी अप्रैल 2009 के कुछ की बात होगी।
तो मैं मई में मैं छुट्टी चला गया। हुँ, तो जब मैं छुट्टी पे था, तब मुझे मेरे को यूनिट से फ़ोन करके बताया कि दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड। उसके पर्सनल कुछ रीज़न्स थे, यानी हुँ, कि वो एक आर्मी की लाइफ़ की, क्या बोलूँ, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व कि आप इतनी दूर हो फैमिली से, और आपकी फैमिली जहाँ पे है, आप कोई कहीं से आ रहा है, यानी कि हुँ, हर फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज समवन हु कम्स टू आर्मी। और मेरी यूनिट के जो लोग थे वो भी मिक्स्ड यूनिट थी, तो हर जगह से लोग आते थे। हुँ, तो वो बिहार से था लड़का। हुँ, तो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज ही वाज नॉट नियर, तो ही कुड नॉट सॉल्व इट, तो उसको चैलेंजेस थे, एंड ही वाज सो रेक्ट बाय दैट कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ओह! तो आपको चीज़ क्या खाती है कि कुड यू हैव डन समथिंग मोर। हुँ, तो ये हमेशा ही आपके दिमाग में रहेगा कि कैन कुड यू हैव डन समथिंग मोर। मैं या और हमारी यूनिट में ऑफिसर्स या और अहदेदार, आपको रियलाइज होता है कि हाँ भी देर इज लिटिल मच यू कुड हैव डन, बट वो आपके अंदर जाती नहीं है फीलिंग, क्योंकि यू हुँ, लॉस्ट समवन हु वाज पार्ट ऑफ योर फैमिली। हुँ, वो एक बहुत ही क्या बोलूँ, अनफॉर्चुनेट, सैड, अनफॉरगटन डे है। हुँ, तो ये ऐसे और भी इंस्टेंस होते हैं आर्मी में, बिकॉज देर आर सो मैनी चैलेंजेस दैट यू नो अ सोल्जर हैज टू फेस डे टू हुँ, डे। बट ये एक जो मैं कहूँगा मेरा सैडेस्ट हुँ, पार्ट था। उसके अलावा एक और है, विच इज़ यू नो अगेन मेरे, तो हम गन्स आर वेरी हैवी, यानी हुँ। कि दे आर इन मल्टीपल मल्टीपल टन्स। कितना वेट होता है? मतलब हम जो हज़ारों एक किलो, हज़ारों किलो में होता है, नहीं, डिपेंड। लेकिन जो हम एक सोल्जर को तो एक ही वो तो गन कैरी करनी है ना? वो राइफ़ल होती है। राइफल गन में। होती है आरटी की गन, जो तोप जिसको बोलते हैं। ओके, ओके, ओके। तो वो जो है, हम गन इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हाँ, आर्मी की पार्लेंस हमारे में लिए तो गन वही है। हाँ, तो गन जो है, राइफल गन तोप को बोला जाता है। बोला जाता है। वो राइफ़ल हो गई, असॉल्ट राइफ़ल हो गई, हुँ, या और पिस्टल, कार्बाइन, ये वो। हुँ, तो गन जो होती है हज़ारों किलो में होती है। हुँ, तो अब क्या होता है, उसके अंदर आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, बैरल होती है, जब राउंड फायर करते हो उसके अंदर बहुत सारा यानी कि मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जो बैरल को गंदा कर देता है। तो और उसको बैरल बंद की करना। क्षमता होती है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड को ही, जब राउंड फायर करते हो, उतनी जो हीट जनरेट होती है, वो वो टेम्परेचर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होल्ड कर सकती है। हुँ, लेकिन अगर गंद होगा तो राउंड अंदर ज़्यादा देर रहेगा, हुँ, पास करने में टाइम लगेगा, उसमें वो ब्लास्ट हो सकती है, तो अब वो हुँ, साफ़ करनी है वो। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बैरल साफ़ करनी थी, तो बैरल में कुछ इश्यू था, तो हुँ, बैरल हटानी थी। हुँ, तो गन नंबर 1 होता है, और एक टेक्निकल सीनियर बंदा होता है जो वो ऑब्ज़र्व करता है। हुँ। तो एक एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर वो वेट एक बंदे के पूरे पैर पे आ गया। ओह! तो हिज़ लेग वाज़ वेरी बैडली इंजर्ड। हुँ, तो उस टाइम पे मैं लोकेशन में, मैं अकेला ऑफिसर था, हम फायरिंग करने गए हुए थे राजस्थान में कहीं। तो ऐसे, यानी कि ऐसे एक्सीडेंट्स हुँ, और नहीं हुए मेरे करियर में। मेरा करियर एज आई सेड कि छोटा ही था। तो वो मेरे को एक लगता है कि बंदा हैज़र्ड्स ऑफ योर जॉब, हुँ, और अगर आप निचोड़ निकालोगे, हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। गलती बहुत मुश्किल है पिन पॉइंट करनी। द लॉट ऑफ थिंग्स केम टुगेदर टू फॉर दैट अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन। हुँ, ऐसी और चीज़ें भी हैं, यानी कि लूज़ योर फ्रेंड्स। अब मेरे साथ एक मेरा इमीडिएट जूनियर था, हुँ। तो उसको अशोक, उसके ऊपर अभी मूवी भी बनी है तमिल में। व्हिच वन? मेरे को नाम याद नहीं है मूवी का, ओके। यानी कि सुना बहुत बार है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। हुँ, तो जब वो जहाँ तक मुझे याद है, मैं छोड़ने वाला था या मैंने छोड़ दिया था, ही वॉज अवॉर्डेड विद अशोक चक्रा ऑल्सो। हुँ, तो उसका बारे में सुना। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं आपकी आर्मी लाइफ में, आपके साथ बहुत लोग क्लोज होते हैं, कोई आपका कोर्समेट चला जाता है,
या जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो वो चला जाता है, तो नेचुरली बहुत बुरा लगता है। इस पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितना हार्ड होता है जब हम अपने किसी साथी को खो देते हैं, उसके बाद भी उसी माइंडसेट से अपने देश के लिए दिन-रात सेवा करना एक सोल्जर के लिए, वो किस तरीके से अपने माइंड को उस स्केल पे ही लाइक मेंटेन रखता है? देखो यार, आ जाके तो इंसान है सब, हुँ, इमोशंस तो आती हैं, है ना? हुँ, दो मैंने मेरे साथ ये नहीं हुआ कि आई लॉस्ट समवन व्हाइल आई वाज़ इन एक्शन हुँ, एंड आई हैव टू गो थ्रू दैट फीलिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सोच सकता हूँ जो हमारी ट्रेनिंग है, जिनसे मैंने सुना है, हुँ, जिनसे मैं सुनता हूँ, अल्टीमेटली देयर इज़ अ मिशन एट हैंड, देयर इज़ अल्टीमेटली अ टास्क एट हैंड। हुँ, अगर आप अपना संयम नहीं रखोगे उस टाइम पे, अगर ये जैसे ऑपरेशन के बीच की बात कर रहा हूँ, हुँ, तो यू कैन लूज़ मैनी, मैनी मोर। हुँ, तो आपको वो टास्क कंप्लीट करना है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ डैमेज हुँ, टू योर पीपल, टू योर कंट्री, और वो एग्ज़ीक्यूट करना है। हुँ, वो जब खत्म हो गया उसके बाद आप हो, तो नेचुरली यू विल मोर्न कि हुँ, भई, एंड इट लास्ट्स फॉर लॉन्ग। लाइक इन मेरी यूनिट में ऑप पराक्रम के टाइम पे 2001 से 2003 के बीच में वीर गति को प्राप्त हुए थे कुछ लोग। हम उनको आज भी श्रद्धांजलि देते हैं। हुँ, वो हमारे थॉट्स में रहते हैं। मैं उस टाइम पे कमीशन में नहीं था, आर्मी में नहीं था, लेकिन जब यूनिट जाते हो यू गेट अटैच टू दोज पीपल हुँ, कि उन्होंने देश के लिए तो सेक्रीफाइस किया ही किया। यूनिट एक बहुत बड़ी पार्ट होता है कि यूनिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसकी निभाते ने आपने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। तो वो इमोशंस बहुत नाजुक हैं, यानी कि यू विल फील फॉर इट, बट क्योंकि आर्मी में आप उस तरह से ढाला जाता है कि आप अपनी इमोशंस एक तरीके से एक हद तक एक बाउंड्रीज के अंदर रिलीज करते हो, बट you will always be very very sad to uh, see कि you have lost someone who has been closely associated with you, has been part of your आर्मी लाइफ, और या तुम्हारी यूनिट का पार्ट था या तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था, वो अनफॉरगेटेबल है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे पोस्ट ट्रोमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी बोलते हैं जिसको, हुँ, ये सोल्जर्स में बहुत पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हुँ, पाया जाता है। अगर आप वर्ल्ड की रिसर्च देखोगे, इट इज़ अ ह्यूज इश्यूज फॉर दो सोल्जर्स हु हैव सीन एक्शन, हु हैव लॉस्ट नियर एंड डियर, और अपने साथ वालों को खोया। दे लिव विद इट थ्रू देयर लाइफ टिल द टाइम दे डाई। So it's a huge emotional challenge. ओके। एज़ अ सोल्जर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी चैलेंजेस भरी ज़िंदगी रहती है आपकी और काफ़ी टफ़ रहती है, लेकिन उतना ही टफ़ माइंडसेट होता है Hmm. एक सोल्जर का, लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग बन के रहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, ऑलराइट। सो जब आपने अपनी आर्मी से रिटायरमेंट कर ली, देन उसके बाद फिर आप कहाँ पे क्या करने लगे? तो हम 2010 में मैंने आर्मी छोड़ी। हुँ, तो आर्मी एक, जैसे आर्मी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लुक्स आफ्टर यू इवन आफ्टर यू हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम होती हैं। तो हुँ, ऑर्गेनाइजेशन में एक रीसेटलमेंट कोर्स होता है जहाँ पे वन ऑफ द टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स, एमबी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, उसके अंदर आपको मौका मिलता है आप 6 महीने जाके कोर्स करो, जनरल हुँ, मैनेजमेंट का कोर्स करो, रीसेटलमेंट हुँ, कोर्स नॉर्मल पार्लांस में बोलते हैं उसको। हुँ, तो मैंने वो कोर्स आईआईएम लखनऊ नोएडा कैंपस से किया हुँ, 2010 सेकंड हाफ में। उसके बाद आई गॉट अ जॉब हुँ, with a company Randstad India, it's a HR services company। हुँ, तो वहाँ पे मैंने HR का रोल किया फॉर अराउंड 2 years। हुँ, तो वो कोर्स जॉब करते करते समझ आ रहा था कि मुझे और बहुत सीखने की ज़रूरत है फॉर हुँ, दिस न्यू वर्ल्ड टू मी, क्योंकि आप आर्मी में एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, एक तरीका है, कॉर्पोरेट लाइफ इज़ फॉर प्रॉफिट लाइफ, राइट? तो हुँ, आपको उसमें चीज़ें सीखने के लिए बहुत कुछ और सीखना पड़ता है। हुँ, तो फिर मैंने जीमैट लिखा। आई वेंट टू IIM अहमदाबाद। दैट वन ईयर एट IIM अहमदाबाद वाज लाइफ चेंजिंग। यू हुँ, मीट सो मैनी ग्रेट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जो आते हैं ये कोर्स करने के लिए। हुँ, फिर प्रोफेसर्स, फैकल्टी,
इन्वायरमेंट जो हम्म, आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, हम्म, इट्स लाइफ चेंजिंग। हम्म, तो वो किया, बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने गोल्डमैन सैक्स में ज्वाइन किया एज अ ट्रेड ऑपरेशंस, यानी हम्म, कि बहुत टेक्निकल है। अगर इफ़ यू थिंक योर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड तो वी कैन डबल क्लिक ऑन इट कि उसका क्या मतलब है। हम्म, तो वहाँ पे मैंने देयर समथिंग कॉल्ड एज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। हम्म, तो इक्विटी के अंदर मैंने ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में ऑपरेशंस में काम किया फॉर 6+ ईयर, क्लोज टू 7 ईयर्स। हम्म, तो वो भी एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इट्स अ इट्स 150 साल पुरानी कंपनी है वो। और इट्स उनके जो एल्यूमनाई हैं वो कभी यानी कि सेंट्रल बैंक के हेड बने हैं बहुत कंट्रीज़ के। हम्म, दे हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन यूएस। They have done everything that you can think हम्म, of. Entrepreneurs, um, uh, economist, एवरीथिंग। तो वो एक बहुत अलग कल्चर था, तो बहुत सीखने को मिला। इट्स अ हम्म, वेरी वेरी इंटेंस कल्चर, हम्म, इंटेंस वर्क कल्चर। हम्म, आपको यानी कि लॉन्ग आवर्स, बारीकियां हैं चीज़ों में, आपको वो सीखनी है। तो इट 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 गेव मी व्हाट शुड आई से अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती, बड़े हम्म, बैंक्स कैसे काम करते हैं, हाउ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। हम्म, इट ऑल्सो गेव मी फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कि मैं ग्लोबल लोगों से के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री का, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, जापानीज़ हो, हम्म, चाइनीज़ हो, सिंगापुरियन हो, इन द एशिया साइड। यूरोप में लंदन, फ्रांस यानी कि पेरिस में ऑफिस था, फ्रैंकफर्ट में ऑफिस था, तो उन लोगों के साथ काम करने को मिला। वार्सा में ऑफिस था तो पोलिश लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। यूएस तो एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो यूएस के बहुत लोगों के साथ काम करने को मिला, तो उनका कल्चर सीखने को मिला, उनको सीखने को मिला। तो एक वो भी एक बहुत अच्छा पार्ट था कि आई कुड वर्क विद पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ अक्रॉस द ग्लोब एंड वर्क एज अ वन टीम। ओके, ओके। सो कैन यू टेल मी वन थिंग कि आपको डिफरेंस क्या लगा इंडियन बैंक्स और अदर कंट्रीज के बैंक्स में? देखो, इंडियन बैंक्स तो अभी हम उस लीग में नहीं पहुंचे इन टर्म्स ऑफ जो गोल्डमैन जैसे काम करता है। हम्म, हम काम करते हैं अभी, हम हमारी इकॉनमी फिफ्थ लार्जेस्ट है, लेकिन जो पैसा इन्वेस्टमेंट में डलता है, जो ये काम करते हैं ये बैंक्स, वैसा अभी हम बहुत छोटे स्केल में करते हैं। हम तो उस स्केल पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट इज इट्स द रीजन? वो सिंपल सी बात है, हमारी इकॉनमी अभी उतनी नहीं है। ऑल राइट। तो इकॉनमी अभी उतनी बड़ी नहीं है। जैसे जैसे पहले जो थे, जितने हमारे बैंक की बैलेंस शीट थी उससे कंपैरिजन में आज बहुत बड़ी बैलेंस शीट है। हम्म, इन नेक्स्ट 20 ईयर्स वी वुड बी, यानी कि टॉप 10 बैंक्स में हमारे बैंक्स आएंगे ही आएंगे। ओके। दो आई थिंक एच डी एफ सी इज ब्रोकन इन टू दैट, बट वो वाला काम जो मैं करता था वो मैंने इंडियन बैंक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि गोल्डमैन वर्सेस से एच डी एफ सी और और आई सी आई सी। हम्म, और मेरा जो इंटरेक्शन होता है एच डी एफ सी आई सी आई सी के साथ, वो रिटेल बैंकिंग साइड पे होता है। हम्म, मैं जो काम कर रहा था वो या तो कैपिटल मार्केट साइड पे था, जहाँ पे आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, हम्म, कमोडिटीज़, फॉरेन एक्सचेंज, कुछ काम मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड पे भी मैं इंटरेक्ट करता था। हम्म, वो मेरी इंटरेक्शन इन बैंक्स के साथ नहीं हुई है, बट द थिंग दैट इज डिफरेंशिएटेड, जो आप क्लियरली देख सकते हो, दे हैव बिकम ग्लोबल प्लेयर्स। यानी कि ये जो बैंक्स हैं यूएस के, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटी, हम्म, ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं। इनका फुटप्रिंट इज ह्यूज, यानी कि दे हैव कनेक्शंस विद ऑल द राइट प्लेसेस, राइट ऑर्गेनाइजेशंस। हम अभी टाइम लगेगा हमारा ओवरसीज, अगर जो हमारे बैंक्स का हम देखेंगे कितना रेवेन्यू ओवरसीज से आता है, हम्म, वो बहुत छोटा परसेंटेज है। बट हम्म, अगर आप गोल्डमैन सैक्स का देखोगे तो 40-45% से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज से आता होगा। हम्म, तो वो एक जर्नी है। पहले हमें एस्टेब्लिश होना है, हमें फिर हाई लेवल काम करना है, ग्लोबल रीच बनानी है, उन मार्केट्स में एंटर करना है। ये होगा, आई 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 हैव नो डाउट दैट दिस विल हैपन। इट इज़ जस्ट हम्म, मैटर ऑफ टाइम व्हेन वी हैव द राइट, what should I say, right size of the economy. हम्म।
ओके, सो व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? इसके बाद क्या करा आपने? तो उसके बाद मैंने क्योंकि अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया था, तो मैं स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहता था। ओके। आप और स्टार्टअप ही क्यों जॉइन करना चाहते थे? क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छा खासा कॉर्पोरेट में कर रहे थे। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की हमेशा लिमिटेशन रहेगी कि आपकी बाउंड्रीज छोटी होती है। हम्म। यू आर स्मॉल स्पोक बिग हब। तो हम्म। स्टार्टअप में क्या होता है कि आपको एक तो क्रॉस फंक्शनली, जैसे मैं ऑपरेशंस का काम करता हूँ, हम्म। वैसे फाइनेंस में क्या होता है, ट्रेडिंग साइड में क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी साइड पे क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं। मतलब कि आप बहुत सारे सेगमेंट को अपने सामने ही बिल्डअप होते हुए देखते हो। और पता है वो क्या कर रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स में इंसान ज़्यादा सीखता है, उसके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है उन सब चीज़ों को बिल्कुल, करने की, क्योंकि बिल्कुल, वो अभी एक कंपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रही होती बिल्कुल। है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि एक तो मैं सीखूंगा ज़्यादा, हम्म। मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखूंगा हम्म। और ज़्यादा डेप्थ में सीखूंगा। हम्म। तो ये सब चीज़ें थी। और जो पेस ऑफ मूवमेंट है हम्म। वो मल्टीपल एक्स है। जैसे हम्म। अगर हम 10 किलोमीटर की स्पीड से चलते थे गोल्डमैन सैक्स में, हम्म। यहाँ पे आप 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो। हम्म। तो वो जो स्पीड है, इट हैज़ इट्स ओन क्वालिटी। हम्म। अब कई चीज़ें, जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था, जो मेरी कंपनी में अभी हूँ, तो मैं उधर बहुत लोगों को बोलता था जो चीज़ें मैं शायद 3 साल में कर पाता हम्म। इन गोल्डमैन सैक्स, यहाँ पे मैं 6 महीने में कर पा रहा हूँ। हम्म। जो मैं चेंजेस, एफिशिएंसी, जो भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हम्म। उन चीज़ों में मैं वो इतनी छोटे टाइम में मैं इतनी चीज़ें कर पा रहा हूँ। हम्म। वो आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मौका ही नहीं मिल सकता। हम्म। बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है। दो गोल्डमैन इज वेरी ऑन्टरप्रनोरियल, हम्म। उस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। अगर मैं वो वाली, जैसे जेपी मॉर्गन है, इट्स अ मच लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्लोअर ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंपैरिजन में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि जो 6 महीने में किया मैंने, वो 5 साल में भी नहीं कर पाता जेपी मॉर्गन में। हम्म। तो वो स्केल का फर्क है। तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि स्टार्टअप करूं। और दूसरा था कि आप बैंगलोर में जब आप बैंगलोर में जॉब कर रहे होते हो, यू सी सो मच entrepreneurship अराउंड यू कि यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। हम्म। अगर आप entrepreneur नहीं बन पा रहे हो खुद बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टू बी पार्ट ऑफ ए स्टार्टअप। हम्म। कि आप वो entrepreneurship दो, आपकी फर्स्ट हैंड नहीं है, बट यू आर सीइंग डिसीजन मेकिंग, हम्म। यू आर सीइंग थिंग्स बिंग बिल्ड, यू सीइंग की डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं। तो वो बहुत सारे रीजंस थे। तो वो एक रीजन था कि मैं स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहता था। ओके, हम एक काम करते हैं, इस पॉडकास्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि दो पार्ट्स में करेंगे। तो पहले पार्ट को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो ऑडियंस को अगर सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो हम डेफिनेटली अपलोड करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। देन इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेके। अगर हम इसको एक ही पॉडकास्ट में डाल देंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इसको दो पार्ट्स में डालेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम इसके आगे रिकॉर्ड करेंगे। सो सेकंड पार्ट हम तभी डालेंगे जब आप हमारे फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखोगे। सर के पास बहुत नॉलेज है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सर ने IIM बैंगलोर से पढ़ाई करी आई है एम ना, अहमदाबाद से। अहमदाबाद सॉरी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ से पढ़ने के बाद और क्या चीज़ें इनके अंदर या क्या बदलाव आए, ये सारी की सारी डिस्कशन हम अपने सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। सो तब तक आप इस पूरे के पूरे एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। आप देखो कि एक आर्मी पर्सन की लाइफ किस तरीके से होती है, कितने हर्डल्स का सामना करना पड़ता है उनको। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा।